पुराने जमाने में अगर किसी का सच उगलवाना होता था या फिर उसका कोई अपराध उससे कबूल करवाना होता था तो उसे आजकल की तरह कोर्ट में पेश नहीं किया जाता था, बल्कि उस जमाने में लोगों पर अत्याचार एक बहुत ही जाना माना तरीका था, जिसे कि बड़े बड़े लोग जैसे कि राजा महाराजा यूज करते थे किसी विक्टिम से उसका अपराध कबूल करवाने के लिए। लोगों को जिंदा जला देना और कोड़ों से मारना बहुत ही फेमस तरीके हैं जिन्हें कि पुराने जमाने में यूज किया जाता था, और आप में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते ही होंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली सजाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, और आप में से तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि इस वीडियो को आधा ही देखकर छोड़ देंगे। और अगर आप मेरी वार्निंग देने के बावजूद इस वीडियो को देखना चाहते हैं और आप इन सजाओं के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जान लेते हैं कि ये सजाएं कौन सी थी जिन्हें कि पुराने जमाने में राजा महाराजा यूज करते थे और किसी विक्टिम से उसका सच उगलवाते थे। हमारे लिस्ट की जो 10वें नंबर की सजा है उसका नाम है जूडस क्रेडल, और इस सजा के दौरान अपराधी को कुछ इस तरीके की चेयर पर बैठाया जाता था जिससे कि आप अपने मन ही मन में फील कर सकते हैं कि उसे कितना दर्द होता होगा। मगर दोस्तों इस सजा के दौरान सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इस डिवाइस पर विक्टिम को बैठाने से पहले इस पर ढेर सारा तेल या फिर ग्रीस लगाया जाता था, और इस चेयर पर तेल लगाने का ये फायदा होता था कि जो भी अपराधी है जिससे कि पूछताछ की जा रही है वो उस चेयर पर तेल होने के कारण फिसलता रहेगा और जिससे कि उसे ज्यादा दर्द होगा। और फिर इस चेयर पर अपराधी को बैठाने के बाद उसके पैरों में ऐसे भारी भारी गोले टांग दिए जाते थे जिससे कि वो अपराधी नीचे की तरफ खिंचता था और उसके बैक पार्ट में ज्यादा दर्द होता था। आइए अब हम इस सजा की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इस सजा को 16वीं शताब्दी में स्पेनिश द्वारा बनाया गया था, और स्पेनिश इसे एक एज अ टॉर्चर डिवाइस यूज करते थे, जिसका मतलब ये है कि स्पेनिश लोग किसी से पूछताछ के दौरान किसी अपराधी को इस चेयर पर बैठाते थे और फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन करना चालू करते थे, जिससे कि आप समझ ही सकते हैं कि अपराधी उस चेयर से उतरने के लिए जल्द से जल्द सच बोलेगा और फिर उसको उस चेयर से उतार दिया जाएगा। मगर अपराधी के उस चेयर से उतरने के बावजूद उसका दर्द खत्म नहीं होता था, बल्कि उसके जो बैक पार्ट में उसका घाव बन गया होगा उससे तो उसे और दर्द होता होगा, और उसी समय उसके बैक पार्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता था। इन्फेक्शन इसलिए होता था क्योंकि अभी तक रिसर्चर्स को ये मालूम पड़ा है कि ये चेयर कभी भी नहीं धोई जाती थी, और इसीलिए इस चेयर पर जितने भी विक्टिम्स बैठते थे उन सभी का खून इस पर लगता था जिससे कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाता था। और 16वीं शताब्दी में मेडिकल सुविधा इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी जो कि उस इन्फेक्शन को ठीक कर पाए, मगर ज्यादा बार जो अपराधी इस चेयर पर बैठता था उसकी 10-15 मिनट में ही मौत हो जाया करती थी। और ये सजा सिर्फ स्पेन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इस सजा को जर्मनी, फ्रांस और इटली में भी दिया जाता था, और इन तीनों जगह इस सजा के नाम अलग अलग थे। जर्मनी में इस सजा को जूडस वीज बुलाया जाता था, फ्रांस में इस सजा को ला वेल के नाम से जाना जाता था, और इटली में इस सजा को कूला डी जियूजा कहा जाता था। अब पता नहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना सही है कि नहीं, इसीलिए आप अभी अपनी स्क्रीन पर इन तीनों नाम की स्पेलिंग देख सकते हैं और आप इसे अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। हमारे जो 9वें नंबर पर सजा है उसके लिए कोई एक खास डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उसे एक बहुत ही नेचुरल वे में एग्जीक्यूट किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी कि बैम्बू सबसे तेज उगने वाला प्लांट है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पुराने जमाने के राजा महाराजा किसी अपराधी को सजा देने के लिए बैम्बू टॉर्चर नाम की टेक्निक का यूज करते थे। और इस सजा के दौरान दोषी को उन बैम्बूस के ऊपर लेटा दिया जाता था जो कि अभी अभी उगे हैं, यानी कि जिन्हें अभी प्लांट किया गया है, और उस इंसान के बंधे होने के कारण वो हिलडुल नहीं पाता था और वहाँ से भाग नहीं सकता था, और इसीलिए कुछ ही दिनों में वो बैम्बूज उसके शरीर को फाड़ते हुए, यानी कि उस इंसान के शरीर में छेद करते हुए बाहर निकल जाती थी और उस इंसान की उसी समय मृत्यु हो जाती थी। मैंने जब इस सजा के बारे में पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये सजा देना नामुमकिन है, और मैंने जब इसके बारे में आगे रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि मिथबस्टर नाम की टीम ने इस सजा का प्रैक्टिकल एक डमी के ऊपर कर चुका है, और ये प्रूव हो चुका है कि ये सजा देना मुमकिन है। और ये सजा को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चाइनीज लोग यूज करते थे अपने दुश्मन को तड़पा कर मारने के लिए। वैसे तो ये सजा राजा महाराजा के टाइम में भी यूज की जाती थी, मगर उसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, और इसीलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसे पुराने जमाने में यूज नहीं किया जाता था। दोस्तों पुराने जमाने में सारे टॉर्चर्स फिजिकली नहीं किए जाते थे, बल्कि उनमें से कुछ टॉर्चर्स ऐसे भी हुआ करते थे जिनका प्रभाव सीधे हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता था, और ऐसे टॉर्चर्स को मेंटल टॉर्चर कहा जाता है। और मेंटल टॉर्चर का एक सबसे अच्छा एग्जांपल व्हाइट रूम टॉर्चर है। इस टॉर्चर के दौरान अपराधी को एक ऐसे कमरे में बंद किया जाता है जिसकी दीवारें, फर्श और सीलिंग से लेकर सारी चीजें वहाँ पर जितनी पड़ी रहती थी सारी सफेद कलर की होती थी, और उस कमरे में रोशनी के लिए कुछ ऐसी LED लाइट्स का यूज किया जाता था जिसकी लाइट एकदम प्योर व्हाइट कलर की होती थी। और इस सजा के दौरान
दौरान जो अपराधी को कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी सफेद रंग के होते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो कि वो अपराधी खाना क्या खाता होगा। उस अपराधी को एक सफेद प्लेट में उबले हुए चावल दिए जाते थे और जो भी इंसान उसे कुछ सर्व करने आता था उसके भी सारे कपड़े सफेद रंग के ही होते थे। अब आप एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपको अगर 1 साल के लिए एक ऐसे कमरे में छोड़ दिया जाए जहाँ की सारी चीजें सफेद हो और आप अगर वहाँ से 1 साल बाद बाहर निकलेंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। जिन अपराधियों को व्हाइट रूम टॉर्चर किया जाता था उनके साथ 3 चीजें होती थी, या तो उसी कमरे में उनकी मौत हो जाती थी, या फिर वो उस कमरे से बाहर निकलने के बाद अंधे हो जाते थे, और या फिर जब वो उस कमरे के बाहर आते थे तो उनकी बाकी की जिंदगी मेंटल हॉस्पिटल में गुजरती थी। और जो इंसान इस व्हाइट रूम टॉर्चर में सरवाइव कर गए हैं वो बाहर आकर बताते हैं कि उन्होंने जीते जी नर्क के दर्शन कर लिए हैं। अगर आपने कभी एक हाथी को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हाथी एक बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर होता है। और शायद आप ये ना जानते हो कि हम इंसानों के अंदर जैसी फीलिंग एक पपी को देखकर आती है वैसे ही फीलिंग हाथी के बच्चों को हमें देखकर आती है। मगर पुराने जमाने के राजा महाराजाओं ने एक इतने शांत स्वभाव के प्राणी को भी यूज किया है इंसानों को मारने के लिए। हाथी से सजा देने की परंपरा 323 BC यानी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई थी उस समय स्टार्ट हुई थी। ये सजा देने से पहले अपराधी को एक एलिफेंट गार्डन में भिजवा दिया जाता है। एलिफेंट गार्डन कोई फूलों से भरा गार्डन नहीं होता, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर उस अपराधी को सजा दी जानी रहती है। ये सजा उस अपराधी के जुर्म के हिसाब से दी जाती थी, यानी कि उस अपराधी ने जितना बड़ा जुर्म किया होगा उसे उतनी ही दर्दनाक मौत मिलेगी। उस सजा के दौरान हाथी के ऊपर एक महावत बैठा रहता था। महावत हाथी के कंट्रोलर और ट्रेनर को कहा जाता है, मतलब एक इंसान जिसने हाथी को ट्रेन किया हो और वही उसे कंट्रोल भी करता हो। महावत हाथी को कुछ इस तरीके से ट्रेन करता था कि जो कुछ भी आदेश महावत उसे देगा हाथी वही करेगा, और इसीलिए सजा के पहले राजा महावत को बता देता था कि उस अपराधी को कितनी दर्दनाक सजा देनी है, और उसी हिसाब से महावत अपने हाथी को ऑर्डर्स देता था, और जैसे ऑर्डर्स उस हाथी को मिलते थे वैसे ही वो कुछ उस इंसान के साथ करता था। अभी तक रिसर्चर्स ने जितनी भी रिसर्च की है उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये सजा 3 तरीकों से दी जाती थी। अगर राजा चाहता था कि वो व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाए तो उस अपराधी का सर हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था, और अगर राजा चाहता था कि उस अपराधी को दर्दनाक मौत दी जाए तो महावत अपने हाथी को ऑर्डर करता था कि इसकी सारी हड्डियां तोड़ दो, और हाथी एक एक कर उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ देता है। और इन तीनों में से सबसे दर्दनाक सजा तब दी जाती है जब हाथी के पैर में कुछ इस तरीके की नुकीली वस्तु बांध दी जाती है, और जैसे ही हाथी उस इंसान के ऊपर कदम रखता है उस इंसान का वो हिस्सा बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। और बाकी का आप अपने से सोच कर देखिए कि इस सजा में कितना दर्द होता होगा। हमारे जो 6ठे नंबर की सजा है उसे वो लोग बहुत ही आराम से महसूस कर पाएंगे जिन्होंने एकदम कड़कड़ाती धूप में किसी मेटल की चीज को छुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जून या फिर जुलाई महीने की दोपहर को अपने छत की मेटल से बनी रेलिंग को छुएंगे, या फिर कोई भी ऐसी मेटल की रेलिंग जिस पर डायरेक्ट धूप पड़ती हो, अगर आप उसे झटके से छूते हैं तो आपको एकदम गर्म महसूस होता है, और अगर आप उसे देर तक पकड़े रहेंगे तो आपका हाथ उससे जल भी सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है हीट का, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए 554 और 570 BC के बीच में एक पेरिलोस नाम के व्यक्ति ने एक ऐसे बुल का इन्वेंशन किया जो कि पूरी तरीके से पीतल का बना होता था, और उस बुल के पेट के पास पेरिलोस ने एक दरवाजे टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया था जिससे कि उसके अंदर इंसानों को डाला जा सके। और फिर जब उस इंसान को उस बुल के पेट के अंदर डाल दिया जाता है तब वो दरवाजा बंद कर देते हैं और उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती है, और फिर उसके बाद जो इंसान अंदर रहता था वो बुरी तरीके से अंदर जलता रहता था, और अंदर ही अंदर वो जोर जोर से चीखता भी रहता था। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि वो इंसान उस बुल के अंदर जितना भी जोर से चीखे उस बुल के मुंह से एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक बजता था। रिसर्चर्स भी इसकी अभी तक सच्चाई का पर्दाफाश नहीं कर पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता था। और तो और दोस्तों, जो बुल के अंदर धुआं भरा रहता था उसे निकालने के लिए बुल की नाक का यूज किया जाता था, और बुल की नाक में से जब धुआं निकलता था तो उस धुएं में जरा सी भी बदबू नहीं होती थी, बल्कि उस धुएं में से खुशबू बाहर आती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस बुल की नाक में एक परफ्यूम फिट किया जाता था ताकि उस इंसान के सड़े हुए शरीर की बदबू बाहर तक ना आ पाए। मैंने आपको ये स्टोरी अभी जिस तरीके से बताई है उससे आपको ये लग रहा होगा कि पेरिलोस एक राजा था जिसने इस बुल को बनवाया था, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि पेरिलोस एक मूर्तिकार और लोहार था जिसने कि एक क्रूएल राजा फलारिस के लिए इसे बनाया था। और दोस्तों, इस बुल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बुल के अंदर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम पेरिलोस है। जी हाँ, वही पेरिलोस जिसने इसे इन्वेंट किया था। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा हो कि पेरिलोस को ही क्यों पहली बार जलाया गया। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब पेरिलोस ने फलारिस को जाकर इस बुल के खासियत के बारे में बताया तो फलारिस ने एज अ ट्रायल पेरिलोस को ही सबसे पहले जलाना उचित समझा, और फिर जब फलारिस को विश्वास हो गया कि ये बुल तो सही काम करता है, उसके बाद से फलारिस ने कई लोगों को इसमें भूनकर मार डाला था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि जब फलारिस अपने शासनकाल से हटा था तब फलारिस को भी इसी में भूनकर मार दिया गया था।
आज के टाइम में अगर हम चाहे तो किसी के भी खिलाफ हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, भले वो हमारे देश के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि आज के टाइम में हमें फ्रीडम टू स्पीच मिली हुई है। मगर दोस्तों, क्या ऐसा पहले भी हुआ करता था? इसका जवाब है नहीं। पुराने जमाने में किसी भी कंट्री में, मेनली अमेरिका में, अगर कोई आम इंसान अपनी आवाज किसी बड़े लेवल के इंसान के सामने उठाता था तो उसे एक इतनी दर्दनाक सजा दी जाती थी जिसका अंदाजा लगाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। इस सजा को हम सिंपल वर्ड्स में टंग टॉर्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टॉर्चर में कुछ इस तरीके के डिवाइस का यूज किया जाता है हमारी जीभ को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले उस इंसान को चेयर पर बांध दिया जाता है जिसने की किसी मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई हो, और फिर उसके बाद एक दूसरा इंसान इस डिवाइस को एकदम गर्म करके लाता है जिससे कि ये डिवाइस एकदम लाल दिखने लगता है, और फिर उसके बाद ये दूसरा इंसान सीट पर बैठे हुए इंसान के मुंह में इस प्लेयर को डालता है, और फिर उसके बाद उसकी जीभ को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से काट देता है। और अगर वो इंसान तुरंत ही मर जाए तो उस इंसान के लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो इंसान वो दर्द सह लेता है तो उसके बाद उसकी जीभ में उसे इन्फेक्शन होने लगता है, और फिर उसके बाद उसे इन्फेक्शन में और ज्यादा दर्द होगा जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हमारे दांत से हल्की सी भी हमारी जीभ कट जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने हमारी जीभ में एक किल ठोक दी हो, और यहाँ पर तो पूरी जीभ काटने की बात की जा रही है, और इसमें होने वाला दर्द तो हमारे लिए अनइमेजिनेबल होगा। हमारे जो चौथे नंबर की सजा है उसे हम स्कैफिज्म या फिर द बोट्स भी बोल सकते हैं, और इस सजा को पुराने जमाने के पर्शिया में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था। इस सजा में किसी दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को दो बोट्स के बीच में कुछ इस तरीके से बांधा जाता था जिससे कि उसका मुंह, उसके दोनों हाथ और उसके दोनों पैर बोट के बाहर रहे, और उसके बाद उस इंसान को शहद और दूध का घोल पिलाया जाता है, और उसका ये डेली का खाना रहता है जब तक उसे डायरिया न लग जाए। और उस इंसान को डायरिया लगने के बाद उसका सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट उसी इंसान के ऊपर लगा दिया जाता था, और फिर उसके बाद उस इंसान को किसी पूल या फिर पॉन्ड या फिर किसी खाली जगह पर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर ज्यादा मात्रा में कीड़े मकोड़े हों, और फिर उसके बाद उसके ऊपर शहद और दूध का मिक्सचर भी लगा दिया जाता था जिससे कि अगल बगल के जितने भी कीड़े मकोड़े होते थे वो सारे उस इंसान को खाने के लिए आ जाते थे। और उस इंसान के साथ उसके बाद दो चीजें होती थी, पहला, या तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स डायरिया की वजह से खराब हो जाएंगी और काम करना बंद कर देंगी, और दूसरा, उसकी बॉडी को कीड़े मकोड़े खाने के कारण उसे इन्फेक्शन लग जाता था और उसका कोई भी इलाज नहीं करवाता था, और इसीलिए इन दोनों ही केसेस में उस इंसान की मौत होना निश्चित है। हमारे जो तीसरे नंबर पर सजा है उसमें सबसे पहले अपराधी को कुछ इस तरीके से उल्टा टांगा जाता है जिससे कि उसके दोनों पैरों का शेप वी में रहे। उस अपराधी के अगल बगल दो लोग खड़े रहते हैं जिनके हाथों में कुछ इस तरीके का एक हथियार होता है, और राजा के ऑर्डर दिए जाने पर ये दो लोग उस इंसान को बीच में से काटना शुरू कर देते हैं, और इस इंसान की बॉडी जब तक दो हिस्सों में कट नहीं जाती तब तक ये दो लोग उस इंसान को काटना नहीं रोकते। ये सजा कब दी जाती थी इसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट्स दी हुई है, और इसीलिए मैं इस सजा की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और फिलहाल के लिए आप इस सजा के सिर्फ एग्जीक्यूशन मेथड को ही जानकर रखिए। हमारे लिस्ट की जो दूसरे नंबर की सजा है उसका नाम है ब्लड ईगल, और इस सजा के दौरान अपराधी को कुछ इस तरीके से दो पोल के बीच में बांध दिया जाता है जिसके बाद उसके पीछे से एक सिपाही आकर उसके पीठ में एक गहरा कट मार देता है, और फिर एक दूसरा इंसान जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो अपराधी के पीठ में जहाँ पर कट मारा गया है उसी कट के सहारे उसके पीठ के मांस को कुछ इस तरीके से खोल देता है जिससे कि उसके पीठ का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने लगता है। मगर दोस्तों, सजा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके पीठ का मांस खुलने के बाद वो इंसान मरता तो नहीं है बल्कि वो बेहोश जरूर जाता है। वो मरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके जीने के लिए जो भी इंटरनल ऑर्गन्स जरूरी हैं वो सब काम कर रहे होते हैं, और ज्यादा दर्द में होने के कारण अपराधी बेहोश हो जाता है। मगर इस भयानक सजा में उस इंसान को बेहोश भी नहीं होने दिया जाता। जैसे ही वो इंसान बेहोश होने लगता है उसके पीठ के घाव में नमक वाला पानी डाल दिया जाता है जिसके बाद वो इंसान तड़पने लगता है, और तड़पते तड़पते जब वो इंसान 5-6 घंटों के बाद मर जाता है तब उस इंसान की लाश को कुछ इस तरीके से पब्लिक के बीच में जाकर बांध दिया जाता है, और एट द एंड ये इंसान की लाश एकदम ईगल की तरह लगती है, इसलिए इस सजा को ब्लड ईगल के नाम से जाना जाता है। अगर हम रिसर्चर्स की माने तो इस सजा को सबसे पहली बार वाइकिंग्स द्वारा 1867 में दिया गया था। दोस्तों, वाइकिंग्स उन लोग को कहा जाता था जो कि दूसरे देशों में जाकर अटैक करते थे और वहाँ के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारते थे। ये सारा काम वाइकिंग्स अपने भगवान थॉर और ओडिन के लिए करते थे। हमारे जो पहले नंबर पर सजा है वो अब तक की सबसे धीमी और सबसे दर्दनाक सजा मानी जाती है, क्योंकि इस सजा में किसी जिंदा इंसान से उसकी खाल को निकाल दिया जाता है। और अगर आपको लगता है कि ये काम बहुत आसान है तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो ऊपर से बहुत ही टाइट होती है और उसे एक चाकू की मदद से काटना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए इस सजा को देने के लिए बाहर से बहुत ही स्पेशलिस्ट और ट्रेंड जल्लादों को बुलाया जाता था, जो कि ये काम करने के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते थे। इंसानी स्किन ऊपर से हार्ड होती है, इसीलिए उसको सबसे पहले मुलायम करने के लिए दो तरीकों का यूज किया जाता था। पहला,
या तो इंसान को तब तक धूप में छोड़ दे जब तक उसकी स्किन मुलायम ना हो जाए, और दूसरा उस इंसान को बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता था और उसे तब तक नहीं निकाला जाता था जब तक उसकी स्किन फूल कर मोटी और मुलायम ना हो जाए। फिर जब उस इंसान की स्किन मुलायम और काटने के लिए रेडी हो जाती थी तब उस इंसान को मेज पर लेटाकर ऐसे बांध दिया जाता था जिससे कि वो थोड़ा सा भी न हिल पाए, और फिर 3-4 जल्लाद मिलकर साथ में उसकी स्किन को उतारना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर जल्लाद उसके शरीर का पहला कट उसके थाई पर मारते हैं, मगर कुछ जल्लाद उसमें से ऐसे भी होते थे जो कि उसके शरीर का पहला कट उसके सीधे मुंह पर मारते थे। फिर जब उस इंसान की खाल उतारते उतारते जब जल्लाद उसके शरीर के ऐसे अंग की तरफ पहुंच जाते थे जहां पर थोड़ा कम खून पाया जाता है, तो उस सिचुएशन में उस अंग के पास जल्लाद हल्का सा एक कट मारते थे और फिर उसके बाद वो उस कट में अपना हाथ डालकर उस इंसान के मांस को अपने हाथ से खींचने लगते थे। और आप एक बार इस चीज को इमेजिन कर देखिए कि अगर आपके शरीर की खाल कोई इंसान हाथ से खींचे तो आपको कैसा लगेगा। और जब उस इंसान के शरीर से पूरी खाल उतार दी जाती थी तब भी वो इंसान मरता नहीं था, और रीजन सेम है क्योंकि उसके शरीर की सारी ऑर्गन्स काम कर रही होती थी, मगर 2-3 दिनों के बाद ही उस इंसान के शरीर से ज्यादा खून निकलने की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती थी। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारी दुनिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके खान पान के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हर्बीवोर, दूसरा ओमनीवोर और तीसरा कार्निवोर। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक फैक्टिवोर नाम का प्राणी भी एग्जिस्ट करता है, और आपको भी एक फैक्टिवोर बनने के लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। बस आपको करना इतना है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला नोटिफिकेशन बेल दबा देना होगा, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट इस वीडियो को 2 लोगों में शेयर करिए, तब जाकर आप एक फैक्टिवोर नाम के प्राणी भी बन जाएंगे। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।